नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे खुदा यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्जाम 2026, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे मैं आपको सीटेट पेपर 2 की प्रिपरेशन करा रही हूँ, जिसमें कि हमारा सीटेट पेपर 2 SST का पोर्शन यहाँ पे रहता है, ठीक है, जिसमें कि आपको 6 to 8 की क्या है यहाँ पर 6 to 8 की आपको NCERT पढ़नी होगी, जिसमें क्लास 6 की यहाँ पे पॉलिटी फिनिश हो चुके हैं। आज क्लास 7 की यहाँ पे पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है भारतीय लोकतंत्र में समानता, इक्वेलिटी की आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही ग्रेट यहाँ पर ये हमारा चैप्टर्स रहेगा और यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। पहले देखो, आपको ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे यहाँ पर पढ़नी होगी, समझनी होगी। चलिए, जैसे कि बात करें भारत के विशेष संदर्भ के साथ लोकतंत्र में समानता की अहम भूमिका से विद्यार्थियों का परिचय कराता है। भारत का संविधान समस्त नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त करता है। इसके बावजूद लोगों का रोजमर्रा का जीवन समानता से कोसों दूर है। नागरिक शास्त्र की पहले की पाठ्य पुस्तकें समानता की चर्चाओं के संविधान के प्रावधानों को दोहरा भर देती है। यहाँ पर देखो, समानता की, लोकतंत्र में समानता की हम बात कर रहे हैं। सो गाइस, अगर हम बात करें अपनी इंडिया की, इंडिया में आपको पता है कि यहाँ पर छोटा बच्चा है या फिर बड़ा बंदा है, व्यक्ति है, महिला है, पुरुष है, या फिर यहाँ पे बुजुर्ग है, या फिर यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या फिर यहाँ पर जो है बात करें हम जो है OBC, SC, ST, जनरल, ठीक है ना। आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप सभी को समानता यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन कहीं कहीं पर इस चीज़ को आज भी नकारा जाता है, जहाँ पर इन दोनों में समानता नहीं रखी गई, ठीक है ना। तो जस्ट यहीं पर हम इसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं। फिर देखो धीरे धीरे यहाँ पर क्या चेंजमेंट होता है। यह इकाई एक अलग ढंग से समानता की चर्चा को प्रस्तुत करती है। विभिन्न समुदायों द्वारा आज भी कई प्रकार से असमानता का जो व्यवहार किया जाता है और भोगा जाता है, उनके माध्यम से समानता की ज़रूरत को इसमें उभारा जाएगा। वही चीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि देखो, मोस्टली हमारी जो किताबें, बुक्स है, वो कहती है कि सभी को समान रूप से आप यहाँ पर जो है अधिकार दो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है जहाँ पर कि समानता नहीं झलकती है, ठीक है। ये बिल्कुल रियल चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। पहला अध्याय विद्यार्थियों को कांताओं प्रकाश, वाल्मीकि और अंसारी दंपति से मिलवाता है, जिन्होंने अलग अलग तरह से असमानता का अनुभव किया। इनके अनुभव के जरिए हम मानवीय गरिमा की अवधारणा का परिचय दे रहे हैं। असमानताओं को दूर करने के लिए जरूरी कानून और नीतियां बनाने में सरकार की भूमिका की चर्चा हम यह दिखाने के लिए कर रहे हैं कि मौजूदा असमानताओं को मिटाने की प्रतिबद्धता सरकार के काम का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर है। और इस अध्याय में हम संक्षिप्त रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में असमानता के मुद्दों को भी देखते हैं। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये चीजें हमारी इंडिया में ही है, नहीं, और भी जो स्टेट है, अदर स्टेट यहाँ पर, जैसे कि अभी USA की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, अमेरिका में भी असमानता के मुद्दों को देखा गया है और यह स्पष्ट कर रहे हैं कि असमानता एक विश्वव्यापी मुद्दा है और कई लोकतांत्रिक देशों में देखने को मिलता है। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि जो है इंडिया में ही इस चीज पर चर्चा की गई है, नहीं, अन्य जो देश है यहाँ पर भी अलग अलग जातियों में सारी चीजें समानता असमानताओं को किस किस तरह से इन लोगों ने ढाला है, ठीक है। आइए अब इधर देखते हैं हम। क्लियर दिख रहा है ना आपको? क्लियर दिखना चाहिए, ओके। सो गाइज, आगे इस इकाई का दूसरा अध्याय कहता है, इस पुस्तक का 9वां पाठ है। पुस्तक में समानता को लेकर जगह जगह उठाए गए प्रमुख विचारों को इस अंतिम अध्याय में एक साथ बांधा गया है। इस अध्याय का एकमात्र बड़ा अंश समानता की लड़ाई में विभिन्न लोगों के योगदान की चर्चा करता है। इसमें उदाहरण स्वरूप एक सामाजिक आंदोलन पर विशेष ध्यान भी दिया गया है और साथ ही साथ उन रचनात्मक तरीकों को भी उभारा गया है जिसके माध्यम से लोग समानता की मांग व्यक्त करते हैं, ठीक है। देखो, इन दोनों के अध्यायों को उद्देश्य विद्यार्थियों को यह समझने में भी हेल्प करना है कि समानता और लोकतंत्र की जो अवधारणा है वो क्या है गाइस, गतिमान है, स्थिर नहीं। इनकी गतिमानता इस बात से भी दिखाई देती है कि सरकार को समानता के लिए नए नए कानून और कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं और विभिन्न आर्थिक व सामाजिक मुद्दों पर लोगों के आंदोलन भी चलते रहते हैं, ठीक है। तो देखो, कहीं ऐसा है कि बिल्कुल आपको पूर्ण रूप से सारी चीज़ों की समानता प्राप्त है, लेकिन आज भी कहीं कहीं पर ऐसा है कि आपको पूर्ण रूप से समानता नहीं दी गई है। फिर आप लोग क्या करते हैं, अपनी जो भी समस्या है उनको रखते हैं गवर्नमेंट्स के सामने, किस तरह से वो आपका उद्धार करती है, किस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पर, ओके।
यही चीज़ इसमें दिखाई गई है। आइए अब हम देखने वाले हैं गाइस, यहाँ पर समानता के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ से, देखो जहाँ से क्वेश्चंस थोड़ा बन सकता है वही हम चर्चा करेंगे। देखो अन्य प्रकार की असमानताएं किस किस प्रकार की हो सकती है। कांतोन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय हम निम्नलिखित दो कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर डिपेंड है और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती है। ऐसा कहा गया है कि देखो इंडिया में पुअर और जो है यहाँ पे रिच, दो बड़ी फैमिली है, ठीक है ना। अगर हम बात करें एक गरीब फैमिली एक बड़ी फैमिली है, ठीक है, तो ज़्यादातर जो है समाज तवज्जो किसे देगा? जिसके पास ज़्यादा पैसा है, धन है, उससे सबसे ज़्यादा बातचीत करेगा और उसका अच्छा जो है यहाँ पर असम्मान भी करेगा। लेकिन जो कम पैसे वाला है वो तो पड़ोसी को नहीं पूछता। जो रिलेशनशिप वाले होते हैं, जो हमारे खास रिलेशनशिप वाले रिश्तेदार होते हैं, अगर वो थोड़े से बड़े हैं ना तो वो तुमको बहुत कम पूछेंगे। अगर आप थोड़े से बड़े हो तो आप उन लोगों को थोड़ा कम पूछोगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों में भी निरंतर देखी गई है और होती रहती है। तो इसी चीज़ को इन लोगों ने यहाँ पर दर्शाया है क्लियरली, ठीक है ना। आइए देखो मैं धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी, मैं अपनी भाषा में समझाऊंगी, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा फिर मैं समझाऊंगी, ठीक है। जैसे भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जाति के बारे में भी चर्चा करें। देखो अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में स्पेशली हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ठीक है। हिंदू में भी भैया जी बहुत सारी जातियाँ बटी हुई है, पता नहीं कितनी जातियाँ यहाँ पर हैं हिंदुओं की भी अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो हर कोई बंदा एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करता है। हाँ मैं तो गुज्जर हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और ये लोग दलित हैं, ये जो है ये वाल्मीकि, इस तरह से छोटी छोटी जातियों को अपने अंडर में रखना चाहते हैं, उन पर रोब जमाते हैं। तो ये सारी चीज़ें रियल है और ये देखी भी जाती हैं, ठीक है ना। आइए अब यहाँ पर मैं चर्चा करूँगी आगे नेक्स्ट पार्ट की, और यहाँ से ना पेडागोगी वाले क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। तो इसे पढ़ना होगा, समझना होगा और फिर अपनी भाषा में इसको मैं आपको समझा रही हूँ। आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभव के बारे में पढ़ें। अब देखो यहाँ पर एक दलित जो है बच्चे के बारे में एक कहानी पढ़ेंगे। दलितों के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तकें पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, बिल्कुल। और दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या फिर टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता है और आज भी हो रहा है। बिल्कुल जो ये आप दलित शब्द समझ रहे हैं, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें आज के पहले के दौर में, आज फिर भी बहुत कुछ चीज़ें नॉर्मल हो चुकी है जब से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, ठीक है ना, इन लोगों के प्रति जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी चीज़ों को देखते हुए इनको सारी चीज़ें दिलाने का अधिकार प्राप्त किया, ठीक है ना। तब से इन लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है एक अच्छी इक्वेलिटी मिलने के तत्पर है, लेकिन जो है फिर भी कहीं ना कहीं इन लोगों को ये थोड़ा नीचा, टूटा हुआ, कुचला हुआ ये चीज़ फील भी करते हैं और फील कराते भी हैं, ठीक है ना। ओके चलिए आगे हम पढ़ेंगे। देखो गाइस आगे ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में पढ़ रहे हैं। एक बहुत ही फेमस दलित लेखक है। अपनी आत्मकथा जूटन में लिखते हैं, स्कूल में दूसरों से दूर बैठा पढ़ता था, वह भी जमीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखाई देते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब मैं कक्षा
कक्षा 4 में थे। प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द हो गई। अब यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि इनके बारे में चर्चा की जा रही है। ये एक जो है यहाँ पर बहुत ही फेमस दलित लेखक थे और ये अपने बारे में सुनिश्चित यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह हम लोगों को ट्रीट किया जाता था। क्योंकि मैं दलित हूँ, अगर हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते थे क्लास में, तो क्लास में हम लोगों को, ठीक है ना, डेस्क पर या फिर आगे नहीं कि जैसा यहाँ पर बोर्ड है टीचर से पढ़ा रहा है और जस्ट तुम उनके सामने बैठे हो, नहीं, जस्ट तुम्हारे सामने ब्राह्मण, ठीक है ना, बढ़िए इस तरह के लोग, जो बड़े लोग होते थे वो लोग बैठते थे। लेकिन अगर आप दलित हैं, ठीक है, अगर आप छोटी जाति से बिलोंग करते हैं तो आपको कहाँ पर बैठाया जाता था? या तो क्लास के बिल्कुल बैक पीछे, या फिर आपको जो है गेट के पास भी बैठाया जाता था। अब देखो, गेट के पास अगर आप बैठोगे, टीचर्स बोर्ड पर पढ़ाएगा तो चीज़ें आपको, कुछ चीज़ें धुंधली दिखाई देगी, सही से दिखाई भी नहीं देगी, ठीक है ना। तो यही चीज़ें यहाँ पर बता रहे और यहाँ से ना आपके पेडागोगी क्वेश्चन बनेंगे। ओके, देखो किस तरह से, फिर देखो ये अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरी कमर जो है दर्द यहाँ पर करने लगी। और फिर ओम प्रकाश की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर चेहरा, धूल से चेहरा, सिर अट गया, मुंह के भीतर धूल घुस गई। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और झाड़ू लगा रहा था। ये कह रहे हैं कि मुझे जो है दलित समझकर इन लोगों ने मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ा दी कि तुम मैदान साफ करो। और मैं इतना छोटा बच्चा था, यहाँ पे मैदान मुझसे कहीं बड़ा था, कहीं दोगुना बड़ा था। और जब मैं झाड़ू से मैदान को साफ कर रहा था तो मेरा सिर, मेरे बाल सब धूल में अट गए, मेरा चेहरा, मेरा सिर, सारी चीज़ें। और बाकी जो उनकी क्लास के स्टूडेंट्स थे वो पढ़ रहे थे और ये झाड़ू लगा रहे थे। इनके हाथ में टीचर्स ने झाड़ू सौंपी हुई थी, ठीक है। फिर आगे देखो, हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। पूरा दिन में झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की, दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती थी। और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षकों को, ठीक है ना, फिर उन्होंने देखो यहाँ पर क्या किया, शिक्षकों को साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल के बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर तो यही पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यूं ही नहीं इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, जब इसने यहाँ पर ओम प्रकाश के पिता ने अपने बेटे को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए देखा और सभी स्टूडेंट्स को पढ़ते हुए देखा तो ये जो है लाल पीले हो गए, बिल्कुल होगा भैया, ठीक है ना। और ये लाल पीले हो गए तो यह अपने बच्चे का हाथ पकड़कर ले जाते हुए उन टीचर्स को कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल भी मत यहाँ पर घबराना, ये हमारे बच्चे यहीं पढ़ेंगे, तुम्हारी ही छाती पर, तुम्हारी ही सिर पर, ठीक है ना। और भी बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे, तुम भले ही कैसा भी इनके साथ में बिहेवियर कर लो। ओके, तो ये जो है सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ गाइज, यहाँ से आपके जो है बनेंगे कैसे जो है क्वेश्चंस, यहाँ से बनेंगे आपके हाँ, यहाँ से जो है आपके बनेंगे पेडागोगी बेस क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखो, हाँ, सो गाइस यहाँ पर देखो, जहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, बहुत सारी इन लोगों ने जो है कहानियाँ यहाँ पर सुनाई, बहुत सारी कहानियाँ, जैसे मानवीय गरिमा का क्या मूल्य, ठीक है ना। बहुत सारी यहाँ पे इन्होंने कहानियाँ सुनाई कि अब तक आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ ऐसा मनता का व्यवहार बस इस कारण होता था कि उनका जन्म किस जाति लिंग धर्म में हुआ है और उच्च वर्ग के हैं, मध्यम या निम्न वर्ग के, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ ऐसा मनता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ, ठीक है ना। ये लोग उन चीज़ों में यहाँ पर जो है उन लोगों को यहाँ पर जो है नीचा दिखाते थे, जो दलित लोग थे, जो SC ST इस कास्ट के थे, जो अनुसूचित जाति जनजाति कास्ट के थे, इन लोगों को ये किस तरह असमानता यहाँ पर दर्शाते थे, ठीक है ना। तो इसी तरह सारी चीज़ें हैं। आइए अब एक बार हम पढ़ेंगे भारतीय लोकतंत्र में समानता, जहाँ से थोड़े बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। वैसे मैंने कहा कि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेडागोगी बेसिक बनेंगे, ठीक है ना। भारतीय लोकतंत्र में क्या समानता थी? देखो, भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ
अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे वे पुरुष हो या स्त्री हो, किसी भी जाति या धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जो है जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि असमानता खत्म हो गई है, यह खत्म नहीं हुई। लेकिन फिर भी देखो, अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो क्या कहता है कि यहाँ पर जो है लड़की है, लड़का है, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, सभी, ठीक है ना, उन सभी को समान रूप से समानता दी गई है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यह अभी भी असमानता खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखो, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांतों को मान्य किया गया। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानूनों के लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। ओके गाइज, चलिए अभी यहाँ पर देखो, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान होगा। इसका तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम करने वाली, नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा नियम है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव उसके साथ नहीं किया जा सकता। तीसरा यहाँ पर यह है कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें, बाजार आदि सम्मिलित है। ये लोग क्या कह रहे हैं कि देखो, अगर हम अपने जो है देश की, भारत देश लोकतंत्र की समानता की यहाँ पर चर्चा करते हैं तो आज के टाइम में क्या है, अगर आप मंदिर, मस्जिद है ना, कहीं पर भी जाना चाहते हैं, गुरुद्वारा वगैरह में, तो आप किसी भी जाति से बिलोंग कर सकते हैं, बिल्कुल आप जा सकते हैं। आप ऊंची जाति, नीची जाति से कुछ भी है, आप बिल्कुल यहाँ पर जाएंगे, समान अधिकार है। आपके धर्म, जाति, वंश, इन सबको लेकर भी यहाँ पर समानता इन लोगों ने दर्शाई है। ओके, अब इन्होंने इस तरह से ये कुछ नियम बताए, जैसे कि शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजना और कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देख लो। सो गाइस, अभी हम बात करते हैं, भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदाय जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की है। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। ये लोग कह रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर एक शब्द है दलित, ठीक है ना, कह रहे हैं कि जब आप इन लोगों ने, जिसे दलित यहाँ पर लोग हैं, ठीक है, इन लोगों को पहले आपने पूर्ण रूप से सारे अधिकार नहीं दिए, लेकिन अब जब यहाँ पर सभी को समानता का अधिकार है तो अब आप इन लोगों को सारे पूर्ण अधिकार दोगे। ठीक है ना, ये चीज़ इन लोगों ने कही है। अब यहीं पर एक बहुत ही बेहतरीन सा मुद्दा है, जैसे हम बात करते हैं कि स्कूल में जो मध्याह्न भोजन बच्चों को प्राप्त होता है, ये सरकार के द्वारा उठाया गया एक बहुत ही अहम कदम है। क्यों? क्योंकि एक तो ये इसलिए है कि भैया इससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में आते हैं कि हाँ भैया भोजन मिलता है दोपहर को, इसलिए छोटे बच्चे हैं ना अट्रैक्टिव होते हैं भोजन की तरफ। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर सरकार ने ये गौर फरमाई है कि अब देखो ये गरीब परिवार के बच्चे, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर SC ST के बच्चे जो है प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे, बाकी जो बढ़िया फैमिली से बिलोंग करते हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, बिल्कुल CBSE वगैरह में। तो लेकिन यहाँ पर इन लोगों के लिए सरकार ने ये भी अहम कदम उठाया कि इनके जो पेरेंट्स हैं भी मजदूरी करते होंगे, बाहर जाते होंगे, तो ये दोपहर का फिर अपने बच्चों को बुला करके खाना खिलाएंगे। कभी कभी बच्चा ऐसा भी होगा कि स्कूल जो है इंटरवल के बाद आएगा ही नहीं, घर पर ही पड़ा रहेगा। इसलिए भी यहाँ पर सरकार ने ये अहम कदम उठाया है कि अगर इनके पेरेंट्स बाहर खेती कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, किसी के यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, कुछ भी अपना कर रहे हैं, ठीक है, तो इनके बच्चों को पूर्ण रूप से दोपहर का खाना मिल जाएगा। तो इस तरह जो है इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा
दिया जाता है। यह योजना भारत में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले कहाँ पर, किस राज्य में, तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी। और फिर 2001 में यह उच्चतम न्यायालय के तहत सभी राज्य सरकारों ने इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। जैसे उदाहरण के तौर पर दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में, ठीक है ना, स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल आना भी शुरू किया, जैसा मैंने आपको बताया। और यहाँ पर टीचर्स ये बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल ही लौट कर नहीं आते थे, परंतु अब जब स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा, उनकी उपस्थिति में सुधार आ गया। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को अपने बच्चों को भोजन खिलाना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने से सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को रखा गया। इससे ये भी और भी चीज़ें जो है क्लियरिटी होगी, क्योंकि देखो सभी धर्म के बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है, और एक दलित महिला खाना यहाँ पर बनाएगी, ओके, और उस खाने को सभी यहाँ पर बच्चे, सभी धर्म के बच्चे खाएंगे और सभी धर्म के बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। इससे भी समानता का प्रावधान होगा। ये सारी चीज़ें सरकार ने यहाँ पर इस तरह से इंक्लूड की है, ठीक है ना। चलिए सारे देखो किस तरह से यहाँ पर देखो, इस तरह से खाना, ये बच्चे हैं स्कूल में, इस तरह से इन लोगों को खाना खिलाया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। एक बार इस एग्जाम्पल को भी देख लीजिए। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून से विरुद्ध है, फिर भी जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव होगा जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले तो आपको अपने आप को सुधारना होगा, ठीक है ना, तब जाके आप इन लोगों को सारी चीजें। अब देखो अन्य लोकतंत्र में क्या क्या समानता के यहाँ पर जो है मुद्दे हैं। अन्य लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, अभी तो हमने अपने भारत की बात की है, अभी जैसा हम बात करेंगे अमेरिका, अफ्रीका, अन्य देशों की, तो यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें दिखाई गई है। भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहाँ असमानता का अस्तित्व है और जहाँ समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दों पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। जैसे उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से आए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हुए, जबकि 1950 का अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकन, देखो यहाँ पे क्या होता था कि ये जो है ऑस्ट्रेलिया वगैरह, अफ्रीका वगैरह, ठीक है ना, यहाँ पर लोग जो है गोरे गोरे लोग होते थे, ठीक है, और इनमें से जो भी काला होगा ना भैया, उसको स्कूल में पढ़ने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि ये लोग काले बंदे से बहुत ज़्यादा क्या करते थे, नफरत। जैसे आपको पता है कि अफ्रीका में गांधी जी गए थे, है ना, किस तरह से उन्होंने उनकी कलर को लेकर सारी चीज़ें यहाँ पे मूवमेंट की। ओके, देखो जी साहब, यहाँ भी देख सकते हैं रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट पर एक गोरे व्यक्ति को जो है देने से मना कर दिया, अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। फिर जो है 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भी इन लोगों में जो है इस भेदभाव का निषेध किया। जैसे मैंने कहा ना आपका कि स्कूल में जो है अगर बच्चा काला है तो उसे पढ़ने की अनुमति नहीं है, ठीक है, वो स्कूल में पढ़ेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ गोरे बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अन्य देशों में भी ये कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, मान्य थी। ओके, अब देखो यहाँ से किस तरह से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा फैक्ट्स है जो कि आप सबके बीच में है। ये है भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश। देखो भारत का जो यहाँ पे अनुच्छेद 15, भारत के अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म जात के आधार पर विभेद का कैसे प्रतिषेध किया गया है।
भारत का अनुच्छेद 15 का 1, 2 और 2 में कै और ख, इन चीज को पढ़ लेना। जैसे 1 में राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। जैसे कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान किसी के आधार पर, ठीक है ना, हाँ, भोजन, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश, या ये सारी चीज़ें, ठीक है, कि यहाँ पे किसी की जाति, धर्म, इन सबको देखकर आप जो है उन्हें यहाँ पर अनुमति नहीं दोगे कि आपको यहाँ पे नहीं आना, नहीं रहना, ये सब चीज़ें, ठीक है, सारी चीज़ें। सो देखो इस तरह से लोकतंत्र की क्या यहाँ पर चुनौती रही। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता, हमेशा से ऐसे ही समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं। जैसे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई यहाँ पर क्लियरिटी। अब हाँ देखो एक और पॉइंट्स है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ये देखो यहाँ पर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। ओके, देखो इन्होंने यहाँ पर जो है एक बहुत ही बेहतरीन से और बहुत ही इम्पोर्टेंट अपने 2 सुझाव दिए, और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा डायरेक्टली कि ये सुझाव किसने दिया, ठीक है ना, ये कथन किसका है, इसलिए यहाँ पर ये आपको पढ़ना होगा। देखिए, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। यह कथन किसका है, सेम टू सेम क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से उठाकर CBSE बोर्ड देगी और पूछेगी ये कथन किसका है। एक यहाँ पर यह है बहुत महत्वपूर्ण, मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ भी नहीं है। ये 2 कथन है जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपने अनुसार कहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो चैप्टर है यहाँ पे पॉलिटी से रिलेटेड था, पॉलिटी क्लास 7, ठीक है ना। आज का चैप्टर का यहाँ पे नाम था क्या, भारतीय लोकतंत्र में समानता, इक्वेलिटी की हमने बात की। कैसे कैसे आपने सारी चीज़ें यहाँ पर देखी कि किस किस तरह से जो है भेदभाव, समानता, असमानता, इन सब चीज़ों को दिखाया गया है, ठीक है। तो गाइस चलिए फिर अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देखते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।